MCQs related to Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome का जब भी सिनेरियो आता है तो पेशेंट में फ्लू की हिस्ट्री होती है या कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की हिस्ट्री होती है, इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है। उसके बाद पेशेंट की बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो जाती है और उसकी रिफ्लेक्सेस और टोन लॉस हो जाती हैं और CSF एग्जामिनेशन के ऊपर प्रोटीन्स रेज्ड होती हैं। CSF प्रोटीन्स रेज्ड क्यों होती हैं? एल्ब्यूमिनो-साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन की वजह से। ठीक है, तो बस ये 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। हिस्ट्री ऑफ फ्लू, टोन डिक्रीज, वीकनेस, रिफ्लेक्सेस लॉस एंड CSF प्रोटीन्स रेज्ड होती हैं। अब इसका सिनेरियो किस तरह से है? फीमेल डेवलप लोअर लिंग पैरासिस आफ्टर फ्लू हिस्ट्री। उसकी पावर भी डिक्रीज है लोअर लिम्ब की, टोन भी डिक्रीज है, रिफ्लेक्सेस भी एब्सेंट है और CSF प्रोटीन्स रेज्ड हैं। तो ये सारे फीचर्स GBS में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एक पेशेंट में GBS है तो उसको हम लोग कंफर्म किस तरह से करते हैं? CSF प्रोटीन्स को चेक करते हैं। ठीक है, CSF प्रोटीन्स चेक करेंगे लंबर पंक्चर करके। इसके अलावा एक और सिनेरियो है कि एक पेशेंट है, उसके बॉडी वीकनेस है, मीन असेंडिंग वीकनेस है, तो उसके मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप्स करेंगे और कौन सा स्टेप नहीं करेंगे। ऑप्शन में हमने बताना था कि कौन सा स्टेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन में थे। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ ये बेस्ट स्टडीज़ होती हैं GBS को डायग्नोज करने के लिए। इसके अलावा CSF एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हमें प्रोटीन्स रेज्ड मिलती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी GBS इन्वॉल्व कर लेता है। लोअर लिम्ब से स्टार्ट होता है GBS के वीकनेस और आहिस्ता आहिस्ता अगर वर्स होती जाए तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेती है। प्लाज्मा फेरेसिस भी करते हैं क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो इसमें बेसिकली प्लाज्मा को एक्सचेंज कर देते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ को रिमूव कर देते हैं। सिर्फ ये सारे फीचर्स पोलियो में नहीं होते, तो पोलियो इज़ डायग्नोसिस, दिस इज़ फॉल्स ऑप्शन। तो ये इसका करेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो हमने ये ऑप्शन बताना है। देन एक पेशेंट है, उसमें GBS के सारे सिम्टम्स अगर दिए हुए हैं तो उसके लिए सबसे अर्जेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? नर्व कंडक्शन स्टडीज़। एक बात याद रखनी है, इसमें नो डाउट CT स्कैन भी CSF एग्जामिनेशन भी करते हैं। CSF हम लंबर पंक्चर से लेते हैं, तो लंबर पंक्चर कभी भी अर्जेंटली नहीं करते। हमेशा लंबर पंक्चर करने से पहले CT स्कैन ज़रूर करते हैं ताकि किसी भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन को रूल आउट कर सकें। इसलिए जब भी अर्जेंट डायग्नोसिस का पूछा होगा कभी भी लंबर पंक्चर नहीं लगाना उसका ऑप्शन। हमेशा उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट इन्वेस्टिगेशन उसके लिए उसको ऑप्शन को टिक करना है। तो इस पेशेंट में अगर GBS के सिम्टम्स हैं और साथ उससे पूछा है कि अर्जेंट डायग्नोसिस करेंगे तो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे लंबर पंक्चर और CSF एग्जामिनेशन भी ऑप्शन में था, बट वो अर्जेंट नहीं करते, इसलिए नर्व कंडक्शन स्टडीज़ अर्जेंट डायग्नोसिस है। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि ये ब्रेन की डीमाइलिनेटिंग लियन है। ठीक है, मीन्स ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, चाहे वो सेंसरी ट्रैक के न्यूरॉन्स हैं, मोटर ट्रैक के न्यूरॉन्स हैं, सेरिबेलर ट्रैक के या क्रेनियल नर्व के, जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सब की डीमाइलिनेशन अगर हो जाए तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो अगर आइज़ के न्यूरॉन की डीमाइलिनेशन होगी, पेशेंट प्रेजेंट विद ऑप्टिक न्यूराइटिस। सेंसरी ट्रैक की डीमाइलिनेशन होगी, पेशेंट प्रेजेंट विद लॉस ऑफ सेंसेशन। अगर क्रेनियल नर्व 8 की डीमाइलिनेशन होगी तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेसिकली सेरिबेलम कंट्रोल करता है, तो अगर सेरिबेलर ट्रैक की डीमाइलिनेशन हो जाए तो मूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन होगी। और इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नर्व्स वगैरह अगर इन्वॉल्व हो जाएं, तो ओवरऑल ये जितनी भी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स हैं ना, सारे ट्रैक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो डायग्नोसिस विल बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक और बात याद रखनी है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्योर मोटर डिजीज़ नहीं है, मीन इसके अंदर सिर्फ मोटर फाइबर्स लॉस नहीं होते, सेंसरी फाइबर्स, क्रेनियल नर्व के फाइबर्स, सेरिबेलर फाइबर, सभी फाइबर्स की ही डीमाइलिनेशन हो जाती है, सभी न्यूरोनल फाइबर्स की। ठीक है, देन रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस इज़ ए फीचर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्योंकि थर्ड क्रेनियल नर्व की डीमाइलिनेशन हो जाएगी। प्योर मोटर वीकनेस इज़ नॉट ए फीचर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये बात मैंने आपको अभी बताई।
पोलियो में प्योर मोटर वीकनेस हो सकती है, लेड पॉइजनिंग में, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज़ ए मिक्स्ड डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, इसमें सेंसरी लॉस भी होता है और मोटर लॉस भी होता है। नेक्स्ट सिनेरियो है कि इसमें बेसिकली सेंसरी लॉस, वो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई कि अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करे, एक तो उसके अपर मोटर न्यूरॉन लियन की वजह से वीकनेस है, साथ सेंसरी लॉस है, प्लस निस्टिग्मस है, तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा, क्योंकि ये सारी सेंसरी मोटर लॉस मैंने आपको अभी बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ही होती है। नेक्स्ट इज़ हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ से किस तरह से सिनेरियो आता है? हंटिंगटन डिजीज़ में बेसिकली ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स आपने याद रखनी है। 3M मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, इसमें मूड डिसऑर्डर होता है, और इसके अलावा इसमें मेमोरी डिसऑर्डर्स होते हैं। मेन पेशेंट एक तो डिमेंशिया होता है पेशेंट को, सेकेंडली उसके मूड डिसऑर्डर, उसके इंटेलेक्चुअल पावर लॉस हो जाती है, बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, एंड थर्ड इज़ मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, चाहे वो हैंड की मूवमेंट हो या कोई भी जर्की मूवमेंट जिसको हम कोरिया कहते हैं। ठीक है, तो कोरिया की डेफिनेशन ये बहुत दफ़ा एमसीक्यू में आई है। इफ़ पेशेंट प्रेजेंट विद जर्की नॉन रेपिटेटिव पर्पसलेस मूवमेंट, उसको हम कहते हैं कोरिया। ठीक है, एंड इसका एक और एमसीक्यू किस तरह से आया है कि फीमेल मेल प्रेजेंट विद इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन, स्लो रिथिंग मूवमेंट प्लस डिस्टोनिक पोस्चर, एंड फादर हैज़ सिमिलर कंडीशन एंड डाइड। अच्छा, ये हंटिंगटन डिजीज़ बेसिकली एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, इस वजह से फादर की हिस्ट्री भी साथ में दी हुई है। ठीक है, सेकेंडली ये हमारे पास मूवमेंट डिसऑर्डर है, इसीलिए स्लो रिथिंग मूवमेंट्स होती हैं, पोस्चर इसमें डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्नोसिस हंटिंगटन डिजीज़ बनता है। देन माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें भी वीकनेस होती है, बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जैसे जैसे दिन गुजरता है बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। मसल्स जो है ना बॉडी के, ख़ास तौर पे लिम्स के मसल्स और आइज़ के मसल्स, वो सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट होते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स भी लेट स्टेज पे इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी वजह से माइस्थेनिक क्राइसिस होता है। तो इसमें पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है? डिप्लोपिया एंड फटीग। डिप्लोपिया कि अगर आइज़ के मसल्स इन्वॉल्व हुए, फटीग अगर बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हुए, और ये जो कंप्लेन है ये इवनिंग टाइम में ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि जब दिन गुजर जाता है उसके बाद ये कंप्लेन ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज मसल्स। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस का टिपिकल सिनेरियो है। पेशेंट हैज़ बायटेम्पोरल हेमिनोपिया। बायटेम्पोरल हेमिनोपिया का क्या मतलब है कि जो टेम्पोरल दोनों आंखें हैं, ये दोनों आंखें, उनकी टेम्पोरल विजन लॉस हो गई है। नेज़ल विजन बेसिकली ये वाली होती है जो नोज़ की साइड पे है ना, इसको हम लोग कहते हैं नेज़ल विजन, या नेज़ल फाइबर्स इस साइड पे होते हैं, और ये होती है टेम्पोरल विजन, इस साइड पे टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं। जो नेज़ल फाइबर्स हैं वो टेम्पोरल विजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो नेज़ल विजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस साइड से हम इधर देखते हैं और इधर से इस वाले फाइबर से हम इस साइड पे देखते हैं। अब इस पेशेंट में बायटेम्पोरल हेमिनोपिया हो गया, मतलब कि ये वाली साइड आइज़ की यहाँ पे नहीं देख सकते और इधर भी नहीं देख सकते। इसका मतलब कि नेज़ल फाइबर्स में कोई मसला आया है, और नेज़ल फाइबर्स पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक पॉइंट होता है ऑप्टिक क्याज्मा, वहाँ पे क्रॉस करते हैं। तो अगर वहाँ पे लियन हो तो पेशेंट में बायटेम्पोरल हेमिनोपिया होता है। ठीक है, इसके अलावा एक पेशेंट अगर वो वेट उठाए, हैवी वेट कोई भी लिफ्ट करे, और उसके बाद उसकी बैक में पेन हो और वो पेन थाई की तरफ रेडिएट हो, तो उसमें कौन सा फिजिकल साइन हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे? स्ट्रेट लेग रेजिंग साइन उसके अंदर करवाएंगे। ये एमसीक्यू भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। फीमेल प्रेजेंट विद नमनेस। एक बात मैं आपको बताऊं कि मीडियन नर्व बेसिकली वो हैंड के अंदर एक टनल होती है, कार्पल टनल, उसमें से गुजर के हैंड के मसल्स जितने भी थिनार मसल्स हैं, शॉर्ट मसल्स, उनको सप्लाई करती है। अगर किसी वजह से वो मीडियन नर्व इस कार्पल टनल के अंदर कंप्रेस हो जाए, फिर कार्पल टनल सिंड्रोम होती है। इस वजह से होता क्या है कि जितने भी हैंड के थिनार मसल्स हैं उनकी वेस्टिंग होगी, क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई लॉस हो जाएगी, और हैंड में जो फिंगर्स हैं, थंब है, उसमें नमनेस होगी। ये टिपिकल कार्पल टनल सिंड्रोम का सिनेरियो इस तरह से आता है। 2-3 टाइम्स ये सिनेरियो रिपीट हुआ है।
हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है ब्रेन में? हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली एंकल जर्क जो रिफ्लेक्स है वो डिले हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें एंकल जर्क डिले हो जाता है। इफ़ ए पेशेंट हैज़ सिवियर हेडेक एंड टेंडर टेम्पोरल आर्टरीज, टेंडर टेम्पोरल आर्टरीज ये जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस है जो कि टेम्पोरल आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है, और जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस के लिए जो ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड्स हम ज़रूर देते हैं।